Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने क्लास 9th की फिजिक्स के दो चैप्टर्स, पहला मोशन और दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है, और जिनका लिंक जो है, जिनके सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा चैप्टर जो है वो आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स की क्लास 9th में, जो कि हमारा ग्रेविटेशन है, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप सबसे पहला वाला वीडियो देखे हो, सिलेबस डिस्कशन क्लास 9th वाला, तो उसमें आपको ग्रेविटेशन एक चैप्टर दिखेगा और दूसरा दिखेगा फ्लोटेशन। लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको फ्लोटेशन चैप्टर कहीं से भी अलग से नहीं मिलेगा। वो जो है इसी ग्रेविटेशन चैप्टर में ही सेकेंड पार्ट जो है वो फ्लोटेशन का है। तो इसलिए हम पहले अपना ग्रेविटेशन पूरा करेंगे, गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद फिर फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन करेंगे, रोटेशन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्लोटेशन करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक ग्रेविटेशन, जो कि हमारे चैप्टर 3 है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? तो ग्रेविटेशन की हिंदी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, होती है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तो जैसे आप लोग देखे होंगे, आप ये कहानी भी सुने होंगे कि एक बार न्यूटन ने एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उससे एक सेब ऊपर से गिरा, तो वो सोचने लगे कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। फिर बार बार उसे फेंकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी नीचे ही आता था। तो वही ग्रेविटेशन है, जो स्टोरी है ये वाली ग्रेविटेशन के बारे में ही है। तो ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जो भी हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के ऊपर हो, वो हमेशा पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जो है जानते हैं। ठीक, ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है और हर ऑब्जेक्ट पर लगता है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन चलिए इसकी पहले परिभाषा, डेफिनेशन लिख लिया जाए और उसके बाद फिर देखते देखते समझ में आएगा। तो कुल मिला के ग्रेविटेशन है यही कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कहाँ पर? बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बिटवीन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, के मध्य, बिटवीन टू बॉडीज, दो वस्तुओं के मध्य, बाई वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अब वर्च्यू का मतलब ये हुआ कि किसकी वजह से वो हो रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो वो उसके मास पर के ही वजह से लगता है। तो इसके लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो हमारा क्या है? मास। मास की हिंदी क्या होती थी? द्रव्यमान। ठीक, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज नोन एज, क्या कहा जाएगा इसे? ग्रेविटेशन। तो समझ में आ जाता है क्या है ग्रेविटेशन का मतलब? वही है कि पृथ्वी द्वारा, या पृथ्वी तो ठीक ही है, लेकिन जैसे आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है टू बॉडीज, कोई भी दो वस्तु हो, वो चाहे पृथ्वी हो चाहे जो भी हो, जैसे कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों व्यक्ति के बीच में भी ग्रेविटेशन का फोर्स जो है वो लग रहा है। उसमें क्या है, एक बॉडी पहला आदमी, दूसरी बॉडी दूसरा आदमी। अगर उसी बात को हम पृथ्वी के हिसाब से देखेंगे तो पहली ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, और दूसरी ऑब्जेक्ट जो वस्तु है वो हो गई। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के में देखेंगे तो एक वस्तु हमारी चंद्रमा और दूसरी हमारी पृथ्वी। तो इसमें आप एक चीज़ और ये लिख लीजिए कि इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये आप लिख देंगे तो आपको इसे और समझने में आसानी हो जाएगी। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में या पूरे ब्रह्मांड में या हर जगह पर लगता है। इट इज़ अ यूनिफोर्स। ठीक, और इट
acts on any object in the universe और फिर देख लीजिए कि every object in the universe attracts each other। ब्रह्मांड पर या पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही रहती हैं। ठीक, तो कोई भी दो वस्तु हो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगा, वो उसी फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम लॉ भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग इसमें परेशान ना हो। ठीक, तो ग्रेविटेशन में क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशन। तो वही है कि ब्रह्मांड में चाहे जो भी वस्तुएं हों वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती रहती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती ही रहती हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा होता है, कभी वो बहुत थोड़ा कम। ठीक, तो इसी में एक लॉ दिया गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारा है वो यहीं से शुरू होता है। सही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल सिद्धांत। ठीक, तो इसमें आप अब इसे पूरा नोट कर दीजिए, फिर सबसे लास्ट में समझ में आ जाएगा। मतलब लॉ यही बताता है कि जो ग्रेविटेशन है ये किस वजह से हो रहा है। ठीक, यह लॉ का मतलब वही होता है कि इसे किस तरीके से समझा जाएगा, किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। ठीक, तो नोट करिए, फिर पूरा नोट कर लीजिए, समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force, एक बल से, with a force that is directly proportional। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AL। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मासेस and inversely proportional किसके? टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो यही है। अब इसे ड्राइव करेंगे, तो ड्राइव करने के लिए देखिए, अब शुरू कीजिए शुरू से। तो क्या हो जाएगा, देखिए कि अब मानिए कि दो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हो समझ में आ रहा है ना, कि ब्रह्मांड में कोई भी हर एक वस्तु, एवरी ऑब्जेक्ट, हर दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है, और जिस बल से वो आकर्षित करती है वह बल कितना होगा उसके लिए कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस
उन दो वस्तुओं के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसके गुणनफल जितना उसके बीच की डिस्टेंस होगी उसे का स्क्वायर कर देंगे तो जो फोर्स हमारा होगा वो आ जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला अब क्या आएगा, ये तो हो गया लिटरेचर टाइप। अब इसका न्यूमेरिकली जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, उसके लिए लेट टू ऑब्जेक्ट्स, कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। इसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ भी हो सकती है और अगर अर्थ ना हो फिर भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, कोई भी दो वस्तु, आदमी, कोई भी दो वस्तु, कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस, उनके द्रव्यमान क्रमशः कितने हैं, एम, एक कैपिटल एम है दूसरे का स्मॉल एम है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, मान लीजिए कितनी है, डी, उनके बीच की जो दूरी है वो डी है। तब हमारा ऊपर से क्या आ जाएगा कि एफ, मान लीजिए फोर्स हमारा एफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक, ये एफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा पहली इक्वेशन आ गई। पहला जो हमसे कहा था, दूसरा ये कहा था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी माने हैं, डी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से हो गया ये। ठीक, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, जब कंबाइन करेंगे तो हमारा एक फार्मूला आएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर क्या आएगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू अभी नहीं आएगा, इक्वल टू थोड़ा बाद देर बाद आएगा, कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एम अपॉन डी स्क्वायर। बहुत बुक्स में आपको ये जो वैल्यू डी है, वैल्यू आर भी दे के हो सकता है, दी गई हो, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। आप अगर डी माने बीच का डिस्टेंस तो वो डी है, अगर आर माने हैं तो आर है, दोनों सही है। एनसीईआरटी में आपके डी मान के समझाया है। ये आ गया हमारा फार्मूला। अब आप एक चीज़ और भी जानते होंगे कि जब कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं, तो इसको हटाने के लिए टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी, to remove proportionality sign we put a constant, हम एक कांस्टेंट रखते हैं और उसको क्या माना जाएगा, जी। कुछ भी हो सकता है, कहीं के होता है कहीं जी होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन में हम इसको जी से देखते हैं। तब हमारा ये फार्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू, इसके जगह पर एक कोई कांस्टेंट लिखिए और उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। फार्मूला हमारा यही आया। क्या फार्मूला है कि फोर्स जो है वो दोनों के मास में जी से मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तब जो आएगा वही हमारा इसका फार्मूला फोर्स का होगा। मतलब इसमें जो फोर्स है वो हमारा इसी के बराबर आ जाएगा। एक बार आप नोट करिए, फिर यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपका यही इतना है। पहले इसका स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके बाद प्रूफ करने के लिए जो मानना है वो मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों कंबाइन करेंगे, ये आ जाएगा और इससे में प्रोपोर्शनलिटी साइन जी लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा फार्मूला ये। अब जी से क्या हो, तब जी क्या है, इसके लिए अगले पेज में चलें, तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो जी देखिए, इसमें एक नई चीज़ आ गई, क्या, जी। तो जी को हम कहते क्या हैं, सबसे पहले कि ये क्या है कि इट इज़ आ, किसके लिए लिखे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पर, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
कार्ड, इसका एक नाम भी दिया गया है और नाम इसका है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे जरूरी चीज़ है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, जी का नाम है, जी को इसी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब फिर जी के ये फार्मूला अगर निकालें तो हमारा फार्मूला क्या आया यहाँ से, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ से अगर हम जी के वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ये फार्मूला आएगा ना, कि जी को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारा जी का फार्मूला जो है आ जाएगा। जी हो गया जी का नाम, ये हो गया जी का फार्मूला। अब जी के यूनिट, यूनिट ऑफ जी, जी मतलब क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की देखिए यूनिट के लिए क्या करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मतलब एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मास की यूनिट किलोग्राम और दूसरे मास की भी यूनिट किलोग्राम। तो ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, चाहे नीचे स्क्वायर लिखे चाहे ऊपर ले जाकर -2 कर दें, ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक, तो जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और है, इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कि वो आपसे कहेगा कि डिफाइन 1G, डिफाइन 1G, मतलब जो जी हमारा है ये 1G का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसा क्या करें कि जी की वैल्यू जो हमारी है वो 1 आ जाए ना, तो उसी के लिए कहा जाता है कि डिफाइन जी को डिफाइन करिए। दो चीज़ें आप देखे होंगे, एक होता है एक्सप्लेन और एक होता है डिफाइन। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आप उसे लिटरेचर रूप से समझा दें, और डिफाइन का मतलब ये होता है कि आप उसके पारिभाषा के न्यूमेरिकली बताएं, कि मतलब उसके न्यूमेरिकल के हिसाब से उसका आंसर दें, और एक्सप्लेन का मतलब होता है कि उसे लिटरेचर टाइप उसका आंसर दें। तो डिफाइन 1G, तो 1G के लिए देखिए, मतलब इसी को कुल मिला के करना यही है कि जी की वैल्यू को हमें 1 कर देना है, और उस हिसाब से इधर जो जो हो उसी हिसाब से उसको बताना है कि क्या कौन सी चीज़ें कितनी करनी पड़ेगी। तो देखिए है ना, जब 1 न्यूटन फोर्स को हम 1 कर दें, 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m नहीं 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम फर्स्ट वाले का भी, 1 किलोग्राम सेकेंड वाले का भी, 1 किलोग्राम सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ मतलब उनके बीच के जो डिस्टेंस हम रखें वो कितने रखें, 1 मीटर। देन तब क्या होगा कि द फोर्स ऑफ, किसका फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1G। ये इसका हो गया डिफाइन करना। अब देखिए ये हुआ कैसे, समझा रहे हैं हल्का सा, देखिए इलस्ट्रेशन। आपको ये सारी चीज़ अगर आपको से आएगा 1G डिफाइन करने के लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना देखने के बाद जो नीचे दिख रहा है ये पूरा बताना पड़ेगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या आया था हमारा, G m
अपॉन डी स्क्वायर। ऊपर के हिसाब से हम कह रहे हैं कि फोर्स को हम 1 कर दें, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। ठीक, फोर्स को हम 1 कर दिए, और फिर इधर हमारा क्या बचा, जी। मास को हमने 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम कर दिया, किलोग्राम स्क्वायर है वो, ठीक है। डिस्टेंस को हमने 1 मीटर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, जी की वैल्यू कितनी आई, 1। जी की वैल्यू 1, 1 क्या है, फोर्स है ना, तो जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1। यही है कि जब फोर्स को 1 न्यूटन कर दिया जाए, उनके मासेस को 1-1 किलोग्राम कर दिया जाए, और उनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कर दिया जाए, तो हमारा जो जी की वैल्यू आती है वो एफ के बराबर आती है, और कुल मिला के वो 1 के बराबर आती है। ठीक, अब एक चीज़ और है, वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ जी आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, आगे चल के आपको डिराइव करके बताया जाएगा कि इतनी जो आई है ये कैसे आई है। वैल्यू ऑफ जी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको जी की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक मार्क्स वाला ये है कि जी की वैल्यू किसके द्वारा ज्ञात की गई है, तो दिस वैल्यू ऑफ जी वाज फाइंड नहीं लिखेंगे, फाउंड लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म, फाउंड बाई किसके, इनका नाम है सर हेनरी कैवेंडिश। सर हेनरी कैवेंडिश। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है वो इन्हीं के द्वारा बताई गई है, सर हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक, तो यूनिट हो गई, फार्मूला बता दिए, जी डिफाइन कर दिए, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, अब हमारा यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। एक प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सल होता है, ये तो हम आपको पहले बता दें, लेकिन यहाँ पर फिर से लिखवाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। पहली विशेषता इसकी ये है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर, ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर यह लगती जरूर है। ठीक, मतलब ये हर जगह पर जरूर लगेगी, यूनिवर्सल फोर्स। दूसरा, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए ये चीज़ नहीं आई है, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स का मतलब होता है कि 1/, में स्क्वायर का मतलब होता है उसका स्क्वायर कर दें, वर्ग, और लॉ का मतलब लॉ। तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर अभी देखे होंगे कि जो हमारा फोर्स आ रहा था वो 1/d² आ रहा था। यही है कि इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स मतलब अपॉन में के स्क्वायर के लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक, ये हो गया दूसरी चीज़। थर्ड, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब कि बहुत बड़ी दूरी तक ये अपना जो, मतलब बहुत बड़ी दूरी तक ये काम कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे ना, पृथ्वी से ये आदमी के, पृथ्वी से चंद्रमा तक, पृथ्वी चंद्रमा की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत दूर दूर तक ये फोर्स जो है वो काम करता है। ठीक, फोर्थ में क्या है, इट इज़ सेंट्रल फोर्स,
इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय बल है। अब हिंदी वाले इसमें हमें नहीं लगता कोई अच्छी चेंज होना है, देख सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में लगेगा। इनवर्स स्क्वायर का मतलब कि इनवर्स मतलब होता है 1/स्क्वायर, मतलब कि वर्ग, लॉ मतलब लॉ को फॉलो करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स बहुत दूर तक काम करेगा। सेंट्रल फोर्स मतलब कि सेंटर पर है। सेंट्रल फोर्स के बारे में लिख लीजिए कि acts along the line joining the center, acts along the line joining the center। ये क्या है, ये भी समझ में आएगा। joining the center of objects। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, चंद्रमा, मून है, ठीक। तो इसमें फोर्स जो हम नापेंगे, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस रख रहे हैं डी, वो डिस्टेंस हम कहाँ से रखें, कहाँ से रखें, मतलब कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस रखें, यहाँ से रखें, यहाँ से रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, किस तरह से रखें। तो उसी के लिए कहा सेंट्रल फोर्स, मतलब कि सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ये माना जाता है, इसमें उसी पर ये कार्य करती है, ठीक। और ये जो बताना है सीधे लाइन वाला, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेशन ठीक चीज़ है, तब एक चीज़ है वो भी है, कंजर्वेटिव फोर्स भी एक चीज़ है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट इज पाथ डिपेंडेंट। अब फिर से वही वाली बात आ गई कि आप 11th में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें सही से पढ़ने को मिलेंगी। पाथ डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसको इस पॉइंट पर जाने के लिए हो सकता है सबसे पहले यहाँ लेके जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, फिर यहाँ, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से यहाँ लेके आए ना। और ये तरीका ये है। दूसरा ये है कि ऐसे सीधा लेके आए, यहाँ पर पहुँचा दें। तो वही चीज़ है कि पाथ डिपेंडेंट होती है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब यही है कि सेंटर से सेंटर जो है वो ज्वाइन किया जाएगा। 11th में आप जाएंगे तो ये आपको सही चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में लगेगा। फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और फिफ्थ पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है, यहीं पे बता दें आपको इस जगह पर, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है मतलब किस वजह से लग रहा है, ये किसके कारण से लगता है। तो इट इज़ कॉस्ड बाई, ये कॉस्ड बाई मतलब होता है, इट इज़ कॉस्ड बाई एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्या, ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स के ही एक्सचेंज की वजह से जो फोर्स है ये लगता है। ये आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने अपना ग्रेविटेशन जो है वो छोटा, मतलब मोटा मोटा जो है वो कवर कर दिया है। तो ग्रेविटेशन क्या हुआ, ग्रेविटेशन का मतलब यही है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दी गई हैं वो सारी वस्तुएं एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, और उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जानने के लिए भी, दोनों के लिए। तो ये आपसे पूछेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आपको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी। इसका स्टेटमेंट, फार्मूला कैसे आया, जी क्या है, तो जी इट इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी के जो यूनिट है, ये यूनिट ये है, जी का फार्मूला ये है, ठीक। और डिफाइन 1G ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, मतलब उसमें कुल मिला के आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें बतानी होंगी। 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा बस। ये डिफाइन 1G
1g में क्या हुआ कि ये भी पूरा हमने बता दिया है। g बराबर f इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर वैल्यू ऑफ g ये आपको याद रखनी है। ये कैसे आई है इसको हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स लगाते समय काम आएंगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यूनिट कैसे आई है ये भी बता दिए हैं। और ये वैल्यू जो है ये फाइंड की गई है बाई सर हेनरी कैवेंडिश, साइंटिस्ट का नाम है। इसके प्रॉपर्टीज ये हो गई कॉज्ड बाई एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स नोन एज ग्रेविटॉन्स। इतना हमने इसमें कवर कर लिया है। तो हम अपना वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज वाले नहीं, जो अंदर से हैं उनके बारे में देखेंगे। और हम स्मॉल जी, ये एक ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी, यहाँ बता दें, इसमें आपको कैपिटल जी भी मिलेगा और स्मॉल जी भी मिलेगा। कैपिटल जी का मतलब ये हमने पढ़ लिया इस वाले में क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी ही ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक, चलिए, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो हम अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देंगे, इसमें हमने आपको 5 से 6 मार्क्स तक की चीज़ें जो है वो एग्जाम में बता दी हैं। तो 40 मिनट 45 मिनट में 6 मार्क्स अगर मिल जा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडीइंग।